70 साल का जुमला जो मोदी जी लेकर आए थे, 70 साल में जो उन्होंने बनाया, आपने सब कुछ बेच दिया। आप मुझे बताइए, क्या 56 इंच की छाती जो है वो क्या पाकिस्तानियों के लिए ही है, वो चाइना वालों के लिए नहीं है। हाई कोर्ट को मैं सलाम करती हूँ जिन्होंने आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको NSA चार्जेस से बिल्कुल मुक्त कर दिया, जिन्होंने ये बोला इमीडिएट रिलीज के लिए ऑर्डर्स पास किए हैं। आज न्याय प्रणाली में जो मेरा एक विश्वास डगमगा गया था वो पक्का हो गया है डॉक्टर कफील की इस जीत के बाद। देश की इकोनॉमी के जो आंकड़े आए हैं उन्होंने तो पूरा एकदम से भयावह स्थिति कर दी है पूरे देश में। माइनस के 23.9% की GDP ग्रोथ रेट, यानी कि जितनी पिछली बार GDP थी उसकी सिर्फ 3/4 रह गई है। तो इस पूरे के पूरे मुद्दे को आप किसको आप इसके लिए जिम्मेदार मानती हैं? सबसे पहले मैं देश की जनता को जिम्मेदार मानती हूँ, जिन्होंने एक ऐसी सरकार को वोट देके सत्ता में लेकर आए जो ना सिर्फ नाकामयाब रहे बल्कि मैं कहूंगी कि बहुत उन्होंने दिखा दिया कि बहुत फर्क होता है पढ़े लिखे लोगों में और अनपढ़ लोगों में। क्योंकि हमारी सत्ता में आज कोई भी इकोनॉमिस्ट नहीं है जो देश को प्रगति की ओर लेके जा सके। जब कांग्रेस सरकार थी, मीडिया ने बहुत सारे जो विपक्ष के लोग थे, चाहे मैं बीजेपी कहूं चाहे मैं और लोगों को कहूं, उन्होंने उनको टारगेट किया था ये कहकर कि वो स्कैम्स करते हैं, वो भ्रष्टाचार करते हैं। लेकिन आज देश में क्या हो रहा है, वो अगर भ्रष्टाचार करने के बावजूद देश को इतना आगे लेकर आ गए कि उन्होंने, जब पूरी दुनिया में इकोनॉमी डाउनफॉल चल रहा था, इकोनॉमी का, हमारा देश था जब जहां की इकोनॉमी राइज कर रही थी, ऐसे टाइम में हमारे इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सब कुछ संभाला था, हमारे सरकार ने सब कुछ संभाला था। लेकिन आज कोविड से पहले ही इकोनॉमी डाउन हो चुकी थी। ये जितना भी ढीकरा है वो कोविड के ऊपर थोपा जा रहा है, लेकिन असलियत में हमारी इकोनॉमी कोविड से बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। आपकी गलत नीतियां, आपकी डिमोनेटाइजेशन, आपका GST, आपके 300 करोड़ रुपए स्टैचूज पे लगाना, आपके हॉस्पिटल्स और स्कूल्स इंस्टीट्यूशंस को बनाने की जगह मूर्तियों के ऊपर पैसा लगाना, वो साबित करता है कि आप एक फेल्ड सरकार है जिनको ना तो प्रगति से कोई लेना देना है, ना ही देश की इकोनॉमी से कोई लेना देना है। 70 साल का जुमला जो मोदी जी लेकर आए थे, 70 साल में जो उन्होंने बनाया, आपने सब कुछ बेच दिया। आज हमारा रेलवे बिक चुका है, प्राइवेटाइज हो चुका है। आज हमारी BSNL प्राइवेटाइज हो चुकी है। मैं एक बात जानना चाहती हूँ, आपने जियो को इतना बढ़ावा दिया, आपने अंबानी अदानियों को इतना बढ़ावा दिया, यही बढ़ावा अगर आप BSNL को देते तो शायद ये कंपनीज आज बच जाती। आपके पास सरकारी कर्मचारियों को सैलरीज नहीं है देने के लिए। आज BSNL के लोग नौकरियां खो देंगे, बहुत सारी सरकारी संस्थान है जो प्राइवेटाइज होंगी और वो नौकरियां खो देंगे। ऑलरेडी देश में कोविड की वजह से लोगों के पास 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। हालात ये आ चुके हैं कि गुंडागर्दी बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, देश प्रगति की ओर तो क्या जाएगा, देश खड्डे में जा रहा है। लेकिन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर इसको भी एक्ट ऑफ गॉड का एक जुमला देके सबके सामने ये दिखाना चाहती है कि इसमें हमारी सरकार की तो कोई गलती नहीं है। मैडम, अभी सिर्फ देश में इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं चल रहा है, देश में एक एक्सटर्नल एग्रेशन भी हो रहा है चाइना की तरफ से, जिसको संभालने में सरकार बिल्कुल पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। 29 अगस्त की रात को भी चाइना ने इंट्रूजन करने की कोशिश की, लेकिन भारत की जो आर्मी की तरफ से जो ऑफिशियल बयान आया है, उनका कहना है कि हमने उसको थवाट कर दिया, यानी कि हमने उसको रिपेल कर दिया। इस पर आपका क्या टेक है? देखिए, लगातार चाइना बढ़ता जा रहा है। कोई भी न्यूज चैनल, क्या ये एक देश की पॉलिटिकल लीडरशिप का फेलियर है? बिल्कुल फेलियर है। आप मुझे बताइए कौन सा न्यूज चैनल है जो ये कवर कर रहा है? कोई भी न्यूज चैनल। रिया चक्रवर्ती अगर अरेस्ट हो जाए तो देश की सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। एक बात इस चीज के लिए जरूर कहना चाहूंगी कि जो सुशांत सिंह का मामला है, मैं उसको भी पूरी तरह से सपोर्ट करती हूँ। क्योंकि देखिए, अगर हम जैसिका लाल के लिए लड़ सकते हैं, अगर हम रोहित वेमुला के लिए लड़ सकते हैं, अगर हम निर्भया के लिए लड़ सकते हैं, अगर हम गौरी लंकेश के लिए लड़ सकते हैं, तो हमें सुशांत सिंह के लिए भी लड़ना चाहिए। क्योंकि वो वहां भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एंगल्स हैं। वो सुसाइड नहीं है, वो हत्या है।
मीडिया को डेफिनेटली ऑनेस्टली वो भी कवर करना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम आपको वो सब सारा दिन कवर करने की जरूरत नहीं है। उसको मैडम एक टीआरपी, उसको टीआरपी बटोरने का एक तरीका बना दिया गया है। सिर्फ टीआरपी बटोरने के लिए नहीं कर रहे हैं, बिहार इलेक्शंस आ रहे हैं, उसके लिए भी वो सब किया जा रहा है। उसके अलावा कहीं ना कहीं जो और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो जिनसे सरकार खतरे में पड़ती है, उन मुद्दों के ऊपर से ध्यान हटाने के लिए भी वो ये सब कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आपने जब गौरी लंकेश के साथ हुआ, जज लॉया के साथ हुआ, संजीव भट्ट के साथ हुआ, कोई भी मीडिया चैनल ने वो सब नहीं दिखाया। लेकिन मैं दिल से चाहती हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले, इंसाफ मिले। अगर रिया चक्रवर्ती कसूरवार है तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं सब जानते हैं कि वो झूठ पे झूठ बोल रही है, और एक तरफ की गोदी मीडिया है जो उनकी साइड ले रही है, और एक तरफ की गोदी मीडिया है जो उनको बिल्कुल निर्दोष साबित करने में लगी। मैडम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। जो देश की पॉलिटिकल लीडरशिप का फेलियर सामने आया है, देश के खिलाफ एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है बॉर्डर पे, उस पर आपका क्या टेक है? मैं यही कहूंगी कि कहीं ना कहीं या तो मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर हिम्मत नहीं है चाइना से कुछ भी, वो चाइना का नाम तक नहीं लेते हैं। जब वो अपना संबोधन, राष्ट्रीय संबोधन करते हैं, वो उसको इसको वो ऐसे ऐसे करके बात करते हैं, वो चाइना तक का नाम तक नहीं लेते हैं। पाकिस्तान का नाम इससे तो हमारे जवानों का मोरल भी मैडम डाउन होता है। बिल्कुल। आप मुझे बताइए, क्या 56 इंच की छाती जो है वो क्या पाकिस्तानियों के लिए ही है? वो चाइना वालों के लिए नहीं है। अभी तक मोदी जी लाल आंख करके बात करने की बातें करते हैं। लाल आंख की तो चाइना दिखा रही है हमें। उन्होंने पूरा का सब कुछ हड़प लिया है। हमारे जवान जो मर रहे हैं, हमारे जवान जो 24 घंटे लगे हुए हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? उनका मोरल भी आप डाउन कर रहे हैं, और उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। आपने लोगों से वोट बटोरे सर्जिकल स्ट्राइक्स के नाम पर, राइट? अभी ये क्योंकि अभी इलेक्शंस दूर है, इसलिए आप कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। यही अगर शायद इलेक्शंस पास में होते तो आप शायद कोई एक्शन ले लेते वोट बटोरने के लिए। देश में ऐसा लगता है मैडम चारों तरफ शायद इमरजेंसी का माहौल छा गया है। पॉलिटिकल इमरजेंसी, एक इकोनॉमिक इमरजेंसी का भी माहौल है, और देश में जो कोरोना के राइजिंग केसेस है उन्होंने तो बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देश में अब लोगों को ये लगने लगा है कि क्या कल को मेरा नंबर आ जाएगा कोरोना के बाद। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोरोना सिर्फ हमारे कंट्री में आया। रोका जा सकता था, नहीं रोका गया। इसलिए नहीं रोका गया क्योंकि ट्रम्प की विजिट ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसलिए नहीं रोका गया क्योंकि जो मध्य प्रदेश की सरकार थी उसको गिराना बहुत इंपॉर्टेंट था उनके लिए। तो प्रायोरिटीज हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रायोरिटीज बहुत अलग हैं। उनकी प्रायोरिटी कभी भी थी ही नहीं। कभी उनकी प्रायोरिटी होती है राम मंदिर, कभी उनकी प्रायोरिटी होती है धर्म, हिंदू राष्ट्र, कभी उनकी प्रायोरिटी होती है देश विदेश में घूमना, कभी उनकी प्रायोरिटी होती है ट्रम्प की विजिट कराना, या दूसरे जहां पर उनकी सरकार नहीं है वहां की सरकार गिरा के वहां के एमएलएस को खरीद के। हमारे देश के पास पैसा नहीं है ना, एमएलएस खरीदने के लिए आपके पास पैसा कहां से आता है? आपने पीएम केयर फंड इकट्ठा किया और उसके बाद आप राजस्थान सरकार गिराने लग गए। आप पीएम केयर फंड आपको इकट्ठा करने की क्या जरूरत है अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप एमएलएस खरीद रहे हैं? आपने आज तक पीएम केयर फंड का ब्यौरा नहीं दिया कि कहां गया, क्या हो रहा है, उसका क्या नहीं हो रहा है। आपके पास अपने सब कामों के लिए पैसे हैं, राम मंदिर के निर्माण के लिए पैसे हैं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन देश का नौजवान मर रहा है भूखा, उसके पास नौकरियां नहीं है, छोटी छोटी जो एसएमईज हैं वो बंद हो गई हैं। आपने उनके लिए क्या किया? तो जेई नीट वाला मुद्दा है, तो उसके बारे में आपका क्या टेक है? मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइफ को डेंजर में है। देखिए, बिल्कुल डेंजर में है। और आप ये देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं जो कंफर्टेबल नहीं थे अभी एग्जाम देने के लिए, और ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ थोड़े से स्टूडेंट्स थे जो इस चीज के लिए आवाज उठा रहे थे। मैं कहूंगी पूरा ट्विटर पर एक कैंपेन चला था। 80% स्टूडेंट्स नहीं चाहते थे एग्जाम्स, पेरेंट्स भी नहीं चाहते मैडम। बिल्कुल। तो क्यों आपने उनको धकेला? आप जानते हैं कि ये उनकी करियर का सवाल है, उनकी जिंदगी का सवाल है, उनके आगे वो क्या, इसी से तय होगा कि वो आगे क्या बनेंगे। आप उनके ऊपर प्रेशर क्यों डाल रहे हैं? आप जब कोरोना है, आपने अपना पार्लियामेंट जाना बंद कर दिया ना, आपने बहुत से काम, अपने वर्क फ्रॉम होम को आपने ज्यादा तवज्जो दी, आपने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस को भी सिर्फ ऑनलाइन किया गया। तो क्यों आपके लिए स्टूडेंट्स मैटर नहीं करते? वो बच्चे आपके लिए, आपको
उनमें अपने बच्चे नजर नहीं आते कि अगर इतने सारे बच्चे जो अभी प्रिपेयर्ड भी नहीं है, प्लस जब वो इतने सारे बच्चे एग्जाम्स देने जाएंगे, अगर उनको कोविड होता है, उनसे उनके पेरेंट्स को होगा, और ऑलरेडी हम लोग 30 लाख से ऊपर केसेस पर पहुंच चुके हैं, लगातार लोग मर रहे हैं, 60,000 से ऊपर लोग मर चुके हैं। हमने वो एक रिकॉर्ड कायम कर लिया है रोज के केसेस के लिए, पर डे केसेस के लिए, और उसके बावजूद जब आपके पास 300-400 केसेस थे, आप लॉकडाउन कर देते हैं, आज आप सब कुछ खोल देते हैं, मेट्रो तक खोलने की तैयारी हो रही है, सब कुछ हो रही है, लेकिन आप मुझे बताइए क्या अब डर नहीं है आपको? अब आप क्या कर रहे हैं? आपने लोगों को आत्मनिर्भर का एक जुमला बनाया और आपने छोड़ दिया मरने के लिए। मैडम, अभी दोपहर में खबर आई है कि डॉक्टर कफील खान को हाई कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया है। यूपी सरकार ने उन पर एनएसए का मुकदमा दर्ज करवाया था, तो इस पर जो उनकी रिहाई हुई है, इस पर आपका क्या टेक है? मैं बहुत खुश हूँ डॉक्टर कफील के लिए, और मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि आप उस कैंपेन में भी रही थी। बिल्कुल, हम लोग लगातार 6-7 महीने से हम बहुत दुख में भी थे कि एक ऐसे शख्स को, आप डॉक्टर्स के लिए तालियां बजवाते हैं, उन डॉक्टर्स, सभी डॉक्टर्स अपना काम ईमानदारी से पूरा नहीं करते, लेकिन डॉक्टर कफील के लिए मैं कहती हूँ, मैंने कोई आप लोगों की टास्क पूरी नहीं किए थे, मैंने किसी के लिए ताली नहीं बजाई थी, क्योंकि ताली बजाने से ज्यादा जरूरी और बहुत सी चीजें थी डॉक्टर्स की करने के लिए। लेकिन डॉक्टर कपिल एक ऐसे डॉक्टर हैं जिनके लिए अगर मुझे ताली बजानी पड़े, मैं पूरा दिन ताली बजाऊंगी, क्योंकि ये वो इंसान है जो जिनके अंदर इंसानियत है, जो सही मायने में डॉक्टर है, जिन्होंने गोरखपुर में जब वो बच्चे मर रहे थे सिलेंडर की कमी से, सरकारी कमियों की वजह से वो बच्चे जब मर रहे थे, उन्होंने उन बच्चों को गोदी में लेकर बचाया, अपने खुद सिलेंडर खरीद के उनके लिए किया। लगातार यूपी गवर्नमेंट ने उनको टारगेट किया, वो लगातार क्या मैडम इसमें कहीं कम्युनल एंगल भी नजर आता है? क्योंकि वो कफील खान है। बिल्कुल, क्योंकि वो मुसलमान है, इसीलिए आप योगी सरकार ने उनको लगातार टारगेट किया। पहले उनको बंद किया, वो रिहा हुए, बाइज्जत बरी हुए, उसके बाद फिर से कभी उनके भाई के ऊपर हमला करवाया गया, उसके बाद उनको फिर से जिस चीज के लिए उनको पकड़ा गया वो क्या था? एक भाषण जिसमें उन्होंने ना तो किसी का नाम लिया था, उन्होंने बहुत सिंपल सी बात बोली थी जो हर कोई उस स्पीच में बोलता है, उसके लिए उनको आप लोगों ने 7-8 महीने से बंद करके रखा हुआ है किसे, और एनएसए लगा दिया आपने उनके ऊपर। किस